Akshay, give a brief introduction about yourself. Okay, sir. Sir, hi, I'm Akshay. I belong to Bhiwani district of Haryana. I have completed my graduation in 2016 with BSc Honours Mathematics from Hindu College University of Delhi. And since then, I am preparing for civil services examination. And in 23, I have started working as a UPSC enforcement officer in EPFO. And then in July, I have joined as block development and panchayat officer. Uh, and my hobbies are doing yoga and following Indian cricket team matches. Hmm. So you're from Bhiwani. Yes, sir. What is Bhiwani famous for? Yes, sir. Sir, Bhiwani actually is famous for two things. It is known as Mini Kasi as it has more than 300 small temples. And also it is known as Mini Cuba also because it has a good number of boxers coming from Bhiwani district. So these are two its popularity. And also it is famous for its political leaders like Bansi Lal, which also belongs to Bhiwani district. All right, all right. You know your district? Yes, sir. I think so. Bhiwani lies in south of Haryana or north or central Haryana? South of Haryana, I guess. Yes, sir, it is. It is In the generally south said of it. that southern Haryana is behind northern Haryana in certain developmental indicators. It is generally argued. I'm sure you must have heard about this. कि जो Yes, sir. southern Haryana है, it is behind northern Haryana. You agree with that? Yes, As far as keeping Gurgaon and Faridabad out, southern Haryana is behind northern Haryana, right? yes, sir. Broadly कह सकते हैं. Broadly कह सकते हैं, ठीक है. So what are some of the reasons behind this state of affairs? Yes, sir. इसका जो एक मेजर फैक्टर मेरे को दिखता है वो जो यहाँ की सोयल है तो जो उसकी प्रोडक्टिविटी कम है और जो रेनफॉल है वहाँ पे साउथर्न हरियाणा में भी काफी कम है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम है यहाँ पे और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा था वो भी इतना मेजरली यहाँ तक पहुंचा नहीं तो इसलिए जो एग्रीकल्चर में ज्यादा प्रोडक्टिविटी और जो इम्प्रूवमेंट आई आ सकती थी वो यहाँ पे नहीं आई हो इसकी वजह से सर मेजर रीजन है बाद में इसका अदर रीजन जैसे यहाँ पे थोड़ा रेगिस्तानी एरिया है और यहाँ पे थोड़ी पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी भी इतनी अच्छी डेवलप नहीं हो पाई थी लेकिन सर पिछले कुछ काफी सालों से इसमें सुधार आया और अब जो डिफरेंस है नॉर्थ और साउथ हरियाणा वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अच्छा, वैसे लैंग्वेज वाइज साउथ हरियाणा नॉर्थ हरियाणा में कुछ फर्क है, लैंग्वेज लिंग्विस्टिकली या कल्चरली? यस सर सर एक्चुअली जो नॉर्थर्न हरियाणा है उसमें थोड़ी पंजाबी थोड़ी ज्यादा बोली जाती पंजाबी का भी है लेकिन साउथर्न हरियाणा में पंजाबी नहीं बोली जाती दूसरा सर हरियाणवी की भी अलग अलग डायलेक्ट्स हैं जो नॉर्थर्न हरियाणा में और साउथर्न हरियाणा में इसमें साउथर्न हरियाणा थोड़ी बागड़ी लैंग्वेज बोली जाती है जिसमें थोड़ा अलग सा हरियाणवी टच है एज कम्पेयर टू नॉर्थर्न हरियाणा सर सर ये जो मेन डिफरेंस दिखते हैं मेरे को जो लैंग्वेज में है कल्चर में, वेशभूषा में कुछ ऐसा हो फर्क? जी सर सर एक्चुअली कल्चर में भी जैसे कह सकते हैं कि जैसे साउथर्न आ रहा है यहाँ पे थोड़ा रेगिस्तानी एरिया है थोड़ा सा एग्रीकल्चर थोड़ा सा कम है तो इसकी जैसे ड्रेसिंग में भी कुछ चेंजेस हैं नॉर्थर्न हरियाणा कंपेरिजन क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर एक्सट्रीम होते हैं तो उस हिसाब से ड्रेसिंग थोड़ी सी अलग है। अच्छा, कहा जाता है कि साउथ हरियाणा थोड़ा सा, आपने भी इस पॉइंट को टच अपॉन किया था कि साउथ हरियाणा थोड़ा सा, दक्षिणी हरियाणा थोड़ा सा पीछे है डेवलपमेंट वाइज नॉर्थ हरियाणा के, क्योंकि यहाँ पानी की कमी है। और उसका एक कारण ये हो सकता है कि बारिश की भी कमी है। नॉर्थ हरियाणा को थोड़ी ज़्यादा बारिश मिलती है मॉनसून के द्वारा, और साउथ हरियाणा में थोड़ी कम बारिश पड़ती है। तो इसके पीछे कोई भूगोलिक कारण है कि साउथ हरियाणा में बारिश कम क्यों पड़ती है? जी सर सर भौगोलिक कारण एक तो यही हो गया कि जो अरावलीज हैं वो थोड़ी पैरेलल पड़ जाती है जो हमारा मानसून आता है साउथ वेस्ट मानसून होता है वो अरावलीज के पैरेलल हो जाता है तो जिसके साथ वो हमारे वो रेनफॉल नहीं हो पाती जबकि नॉर्थर्न हरियाणा में शिवालिक है जिनसे टकरा के थोड़ा वो रेनफॉल एज कम्पेयर टू साउथर्न हरियाणा ज्यादा है। ठीक है जी। अच्छा, मैं हॉबीज में आपके देख सकता हूँ आपको योगा पसंद है। जी सर क्या योगा आसन वगैरह पसंद है या प्राणायाम करते हैं, दोनों करते हैं आप? जी सर जनरली मैं दोनों करता हूँ आसन और प्राणायाम। अच्छा, अष्टांग योग के बारे में सुना है आपने?
जी सर। अष्टांग योग मतलब 8 अंग योग के, है ना? क्या जी आप उन 8 अंगों से परिचित हैं? जी सर। बताइए। जी सर। सर जैसे अष्टांग योग जो पतंजलि में बताए गए थे योग सूत्र में, अष्टांग योग वो सर जैसे एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है जिसके कंपोनेंट यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। एक स्टेजेस है सर अलग अलग। जैसे इसमें शुरुआत में हम यम में कुछ हमारे एलिमेंट होते हैं जिसमें हम बॉडी पे कंट्रोल करते हैं, जैसे सोच, संतोष, तप, ईश्वर पर निधान एलिमेंट आ जाते हैं। इसी तरह का कुछ अंग है जैसे हमारे ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्त्य, ये भी एक कुछ एलिमेंट है जो इसमें हमारे नियम में आ जाते हैं और फिर पहले बताए थे वो नियम थे। इसी प्रकार से प्राणायाम से हम ब्रेथ पे कंट्रोल करते हैं। आसन से हम सर अपनी फिजिकल पोस्चर पे काम करते हैं। माइंड को कंट्रोल कर कंसंट्रेट करने के लिए हम ध्यान और इनका यूज करते हैं सर। तो ये पूरा आखिरी स्टेज होती है समाधि जिसमें हम जो एक हायर फोर्स है उससे कनेक्ट हो जाते हैं और अपने मोक्ष की तरह ही हो सकता है फिर मोक्ष का अल्टीमेट स्टेप। ठीक है, चलिए मेरा आखिरी सवाल बस। आपको पता है कि भारत और कनाडा के बीच में कुछ कूटनीतिक विवाद चल रहा है? आप जानते हैं जी इसके सर। बारे में, है ना? तो वो किसकी वजह से चल रहा है? क्या एक पर्टिकुलर इशू हुआ था? जी सर। एक्चुअली सर एक जो गुरदीप निज्जर की डेथ हो गई थी, किलिंग हो गई थी कनाडा में, जिसका ब्लेम वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया पे दिया क्योंकि इंडिया का इसमें हाथ है। तो जिसकी वजह से सर, क्योंकि इंडिया ऐसे में बिलीव नहीं करता कि हम किसी फॉरेन सोइल में जाके ऐसे किसी की हत्या करते हैं। तो ये हमारे पास जो इल्जाम थे इसका विरोध हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे दोनों के बीच में सर कूटनीतिक। चलिए, तो कनाडा के पास कुछ पुख्ता सबूत नहीं है इस चीज को लेके, इस एलिगेशन को लेके, है ना? और भारत यही कह रहा है कि आप सबूत या तो दिखाइए या आप ऐसे एलिगेशन ना उठाइए, है ना? मान लीजिए कि भारत ने सचमुच में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की है। मान लीजिए आपके भारत की एजेंसियों ने ऐसा किया है, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर पे आरोप थे, बहुत गंभीर आरोप भी थे, एनआईए के द्वारा भी किए दिए गए थे आरोप को। तो यदि भारत ने ऐसा कुछ किया है, क्या भारत की इस नीति से आप सहमत हैं कि भारत को ऐसे आगे भी करना चाहिए? जैसे हम इजराइल को सुनते हैं, मोसाद को सुनते हैं कि वो तो ऐसा करता आया है। तो भारत ने अगर ऐसा कदम उठाया है कि भारत के जो एनिमीज हैं, भारत के जो तंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, या भारत के खिलाफ काम, जितने भी टेररिस्ट वगैरह हैं, अगर वो हैं और वो बाहरी देशों में काम कर रहे हैं, और भारत ने सारे प्रयत्न कर लिए हैं उनके खिलाफ, सारे लीगल प्रयत्न कर लिए हैं, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या भारत मोसाद की तरह ही उनको किसी और देश की जमीन पर भारत को ऐसा कदम उठाना चाहिए? सर मेरे को लगता है अगर हमने सारे स्टेप जो डिप्लोमेटिक हो सकते हैं जिससे हम उसको वापस लाने के या उसको बैन करने के स्टेप यूज कर लिया और ये लास्ट स्टेप है, सर मेरे को लगता है नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो हम सर ये अल्टीमेट स्टेप के रूप में इसे मेरे को लगता है कि हम यूज कर सकते हैं देश अच्छा, की तो सिक्योरिटी के लिए। अगर भारत ने ऐसा किया है, चलिए भारत नहीं मान रहा होगा सामने कनाडा के, पर भारत ने अगर ऐसा किया है, निज्जर के खिलाफ ये कदम उठाया है, तो भारत ने सही किया है। अगर भारत ने पहले सारे कदम उठा लिए, सारे प्रयत्न कर लिए, और अंत में फिर इस ये चीज भारत ने करी है, तो आपके मुताबिक ये बिल्कुल सही किया है भारत ने? जी सर, अगर ये सारे स्टेप्स उन्होंने उठाए हैं तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी जो इसमें इन्वॉल्व हो सकती थी, अगर वो भी ऐसे चल रही है तो सर नेशनल सिक्योरिटी के मेरे को लगता है ये। ठीक है, तो आपको लगता है भारत ने सही कदम उठाया यदि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है भारत की एजेंसियों द्वारा? और आपको नहीं लगता अगर भारत ने ऐसा किया है तो ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफत होगी? और भारत तो ये मानता है कि हम तो इंटरनेशनल लॉ का पूरा सम्मान करते हैं। जी सर। सर जैसे कि कोई आपने हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी, मैंने इसी को मान के जवाब दिया, वरना मेरे को विश्वास है कि भारत की जैसा इतिहास रहा है और जैसे उसने स्टेप लिए, मेरे को नहीं लगता कि भारत का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। और उसने ज्यादा मेरे को लगता है वो सारे स्टेप अभी तक यूज भी नहीं किए थे कि उसने इंटरनेशनल एजेंसी या किसी दूसरे बायलैटरल नेशन या तीसरे नेशन को इसमें साथ में नहीं लाया, वरना वो उसको प्रूफ देता और जिससे कनाडा की रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी हम फिक्स कर सकते थे, वो उस पर कोई कदम नहीं लिया। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है अक्षय। ओके। अक्षय, आप भिवानी से हैं।
जी सर। जी। अक्षर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ग्रामीण हरियाणा है, इसके सामने कोई 3 चुनौतियाँ, 3 अहम चुनौतियाँ आपकी राय में क्या है इस वक़्त? जी सर। सर पहली चुनौती मेरे को अभी लग रहा है ग्रामीण हरियाणा में जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो रही है। ये पहला कारण है जिसकी वजह से हम डिस्ट्रेस माइग्रेशन और रूरल आउट माइग्रेशन देख रहे हैं सर। दूसरी सिचुएशन सर मेरे को वहां पे लग रही है अनएम्प्लॉयमेंट की। वो एग्रीकल्चर तो जैसे प्रोडक्टिविटी कम हो रही है लेकिन उसके कंपैरिजन में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और अदर कोई इंडस्ट्री जो उसको यूथ को एम्प्लॉयमेंट दे सके वो नहीं है सर। तो अनएम्प्लॉयमेंट इसका दूसरा इश्यू। उससे तीसरा इश्यू मेरे को लग रहा है जो महिलाओं की स्थिति है गांव में एज कम्पेयर टू अर्बन वो ज्यादा खराब है। उसको जो शिक्षा, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं या जो नौकरी मिलनी चाहिए वो ग्राम ग्रामीण इलाकों में ज्यादा खराब स्थिति है महिलाओं के एज कम्पेयर टू अर्बन सर। ये तीन समस्या मेरे को लगता है ग्रामीण की। इसके अलावा काफ़ी खबरों में भी रही है चीज़, काफ़ी सर्वेज़ भी हैं कि ड्रग मेनेस ये हरियाणा में बढ़ता जा रहा है। आपको नहीं लगता कि वो भी 3 बड़ी चुनौतियों में होता है, या फिर नहीं है इतना नशे की समस्या ग्रामीण हरियाणा में? जी सर। सर आप बिल्कुल सही हैं कि जो नशे की लत है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और खासकर जो हमारे पंजाब से टच वाले डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे खासकर जैसे सिरसा, अम्बाला, करनाल साइड उसमें ये काफी देखा गया है कि ग्रामीण भारत में भी जो नशे की आदत है ये बढ़ रही है सर। हाँ ये भी एक चैलेंज इसमें हो सकता था। लेकिन सर तीन कारण पूछे थे इसलिए मैं थोड़ा इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया। मेरे को लगा ये ज्यादा बड़ी समस्या है क्योंकि ये पूरी तरह अभी तक कम है और इसमें हम काफी कदम भी ले रहे हैं सर इसके खिलाफ। जैसे अभी साइक्लोन का भारत अभियान चलाया गया था सर इसके। ठीक है जी। ओके, तो अभी कोई बड़ी समस्या नहीं है और इसके लिए कदम लिए जा रहे हैं। जी सर। सर बड़ी समस्या हो सकती है अगर हम कदम ना ले लेकिन मेरे को लगता है अब हमने काफी स्टेप लेने स्टार्ट कर दिए। ओके, ओके, ओके। आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात कही तो बड़ा ही एक पिजोरेटिव सा कनोटेशन हरियाणा के लिए यूज़ किया जा रहा है, दैट अनएम्प्लॉयमेंट कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या है इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट? कोई सर्वे हुआ है इसके रिगार्डिंग कुछ? क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इस वक्त? जी सर। सर एक 2021-22 का सर्वे हुआ था उसमें बताया गया सर जैसे नेशनल लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 6 पॉइंट कुछ है सर। जबकि हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 11.2 के करीब है जो मतलब नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा है। ये 2021-22 की बात है। तो वैसे बताया जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट नॉर्मली कोरोना टाइम में बताया भी गया था कि लगभग 30%, 24% के करीब अनएम्प्लॉयमेंट रेट हरियाणा में बताया गया सर। तो सर ये एक काफी बड़ी समस्या इसलिए हरियाणा में पाया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट कैपिटल ऑफ इंडिया। What are the root causes of unemployment in Haryana? जी सर। सर एक तो रूट कॉजेज है जो इंडस्ट्रीज हैं वो सारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पूरे हरियाणा में जिससे पूरे हरियाणा में जॉब्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। मेनली जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद साइड मेजर एम्प्लॉयमेंट मिलती है। दूसरा सर इसमें भी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बाहर के लोगों को ज्यादा मिल रहा है क्योंकि सर ये देखा गया है जनरली कि हरियाणा के लोग कम वेजेज जो कम है उन वेजेस पे काम करने को तैयार नहीं है। इसलिए जो बाहर के लोग हैं वो जो लो वेजेज वाली जॉब है वो ले रहे हैं हरियाणा के लोग इससे तैयार हैं। तो तीसरा देखा गया सर जो स्किल गैप है जो इंडस्ट्रीज को स्किल चाहिए वो सर देखा गया कि हरियाणा के स्किल जो है वो इतनी मैच नहीं करती जो इंडस्ट्रीज की स्किल है सर। ये तीन कारण है तो मेजर। बाहरी लोग आकर हरियाणा के लोगों का रोजगार ले जा रहे हैं, आप ये बात कहना चाहते हैं? जी सर ये कुछ रिपोर्ट्स में ये सामने आया है। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? जी सर मेरे को ये लगता है सर जो इसका जो रूट कोज है वो हरियाणा के लोगों का एटीट्यूड ही एक तरह से कि जो वेजेस है उस पे काम करने को तैयार नहीं है। इसकी पूर्ति करने के लिए सर बाहर के लोग उसको आ रहे हैं सर। तो इसलिए रूट कोज ये है कि जो हमारा एग्रीकल्चर था उतना प्रोडक्टिव रहा नहीं है लेकिन उसके बाद हम जो जिस वेजेस पे इंडस्ट्रीज में जॉब मिल रहे हैं उस पे जॉब लेके हम तैयार नहीं है। ओके, अच्छा, इसके लिए एक कदम उठाया था पिछले साल, अगर मैं ठीक ठीक याद कर पा रहा हूँ, हरियाणा सरकार ने, कि प्राइवेट इंडस्ट्री में लोकल लोगों के लिए 75% तक रिजर्वेशन लागू किया था प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर। आप जानते हैं इस स्टेप के बारे में? हाँ जी सर। क्या स्टेप था ये, अगर कुछ मुझे और बेहतर डिफाइन कर पाए इस चीज को? जी सर। सर इसमें ये स्टेप था कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो 10 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेगी
और जिनकी सैलरी 30,000 रुपए तक होगी, तो उसमें से जो 75% होगी वो हरियाणा के लोकल लोगों के लिए रिजर्व होगी। तो ये स्टेप था। तो आपको लगता है कि ये जो बाहरी लोगों की समस्या और ये इन सब समस्याओं का और साथ में बेरोजगारी की भी समस्या का समाधान करने की क्षमता इस स्टेप में है? नहीं सर, इस सारी समस्याओं का समाधान ये तो एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन लिखता है कि जितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी उसको ये थोड़ा हैंडल कर पाए, वरना सर इसमें सारी समस्याओं को तो हैंडल नहीं कर पाएंगे हम। क्योंकि सर इससे तो एक ये हो सकता है कि जो इंडस्ट्रीज नई इंडस्ट्रीज है वो शायद निवेश ही ना करे, ये एक पहला कारण हो सकता है। दूसरा, जो उनकी स्किल्स है उन इंडस्ट्रीज को, हो सकता है वो स्किल्स हमारे पास हो ही ना, तो हम स्किलिंग की भी जरूरत पड़ेगी सर। और इसके अलावा सर हमें जो एग्रीकल्चर है उसको भी, जो लेबर है उसको भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और कुछ नई इंडस्ट्रीज की तरफ ज्यादा लेके जाना पड़ेगा सर। तो उसके लिए और स्टेप भी चाहिए होंगे। ओके, लास्टली, आप इंडियन क्रिकेट टीम के मैचेस को फॉलो करते हैं जी सर। एज अ हॉबी? तो आप ये टीवी पे फॉलो करते हैं या स्टेडियम में जाके आपको देखना पसंद है? जी सर, एक्चुअली टीवी पे फॉलो करता हूँ सर। कई बार तो इनको कम होने की वजह से देख नहीं पाता, तो फोन पे जैसे स्कोर देख लिए या उनके क्रिकेट की जो शॉर्ट वीडियो होती हैं, तो क्या वो मैच में हुआ वो देख लिया, या न्यूज पेपर में फॉलो करते, ये सारी चीजें यूज करता हूँ। स्टेडियम में सर अभी तक मेरे को जाके देखने का मौका अभी तक कभी आपने स्टेडियम में मैच नहीं देखा है? नहीं सर। ओके, चलिए, आखिरी चीज, फेवरेट क्रिकेटर और क्यों? जी सर। सर फेवरेट क्रिकेटर मेरा है विराट कोहली। और क्यों? क्योंकि सर उसका जो पैशन है गेम के लिए, उसका डिसिप्लिन जो है, और जो खुद को मोटिवेट करता है वो, और जो सर अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता है जो उसमें, जैसे इंग्लैंड के फर्स्ट टूर में जिस तरह से फेल हुआ, उसके बाद सेकंड उसने जो खुद पे मेहनत की, जो गलतियों से सीखना है, जो डिसिप्लिन है सर, ये इन चीजों की वजह से, जो एक लीडरशिप स्किल्स है उसकी, उसको वजह से मेरे को अच्छे लगते आपको क्या दो चीजें सीखने को मिली हैं विराट कोहली से? हैं। जी सर। सर एक तो मेरे को लगा है डिसिप्लिन जो उन्होंने अपने रूटीन में लिया, उसकी वजह से सर मैं भी अपने जिंदगी में डिसिप्लिन को काफी फॉलो करता हूँ हमेशा से ही। जो भी अपना टारगेट है उसके हिसाब से खुद की डिसिप्लिन है फॉलो करता हूँ। दूसरा सर जो मेरे को लगता है, मेरी गलतियों से सीखने की जो आदत है विराट कोहली में है, जो उन्होंने अपने रेगुलर खुद को इम्प्रूव किया है, तो इसको भी सर मैंने अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश की। जो भी मेरे फेलियर्स रहे हैं उनको एनालाइज करके कि ये क्यों रहे हैं। जैसे मैं कई कई बार मैंने आंसर राइटिंग को मैं अच्छी तरह से नहीं किया था, तो उसको बाद में इम्प्रूव किया है। या जो मेरे को इंटरव्यू में कई बार कम स्कोर रहा है, तो उसमें पर्सनैलिटी में मैंने खुद को समझने की कोशिश की है कि मेरे क्या एलिमेंट जो रहा। तो जो अपनी गलतियों से सीखने की बात है, ये दो चीजें मैंने अपने अंदर डालने की कोशिश की। दैट्स गुड। ओवर टू यू सर। जी, Akshay, your academics have been quite impressive. You have studied mathematics from Hindu College, which I believe is under Delhi University, right? यस सर। So it is one of the most prestigious colleges of India, and you have studied mathematics from there, and also you have opted, your optional is also mathematics, right? Yes. So recently the Nobel Prizes have been awarded. Are you aware of that? Yes sir। So Yes, sir. who are the winners of the Nobel Prize in mathematics? Yes sir। Sir, actually the Nobel Prize is not awarded in a mathematics domain, sir. Okay, and why not? Yes sir। Sir, it is actually 2 or 3 theories that said that the founder of these awards, Alfred Nobel, thought that mathematics is not directly applicable or practical application in life. So this might be one reason. Another theory is that, sir, there some mathematician, he had some issue with personal life issues with mathematician. That's why he did not start it. These are 2 theories, sir. The exact reason is no. So do you agree with any of these theories? Yes, sir. I agree with first theory more, that at that time, physics, chemistry, or biology, the direct applications in life were more visible to him. So that's why he chose them. Otherwise, sir, it is so that mathematics is in a theoretical part more at that time, and in nowadays it has this more practical side or application side is more visible. So I think, sir, first theory is more valid. Okay, As per me. having said that, can you tell me any 2 practical applications of mathematics from a layman's perspective? Yes, sir. Sir, first practical application would be, sir, encrypted message that WhatsApp uses. Sir, its encryption uses mathematical theories and algorithms
for example, modern algebra and division of the composite number partition. These theories are used that they are behind the encrypted message. Sir. This is one general application. The second application would be, sir, this optimization theory, in which the governments or other people manage their budget of how they manage their limited resources with the help of optimization techniques. This also uses mathematics by solving various equations, having what are the available resources and constraints. So these equations are solved to get optimal solution or optimal utilization of resources. So these are two practical applications. All right, very well. So don't you think that now there should be a Nobel Prize for mathematics? Perhaps it's the time to have an award in mathematics by the Nobel Committee? Yes, sir, it can be thought, but sir, actually there are two mathematics awards globally that are recognized. For example, Abel Prize and Field Medal that are given in mathematics domain. So I think that they can be, one of them can be given Nobel Prize equivalent status. This could be a solution. So out of those two prizes that you just mentioned, one is already informally known as the Nobel Prize in mathematics. Which one? Yes, sir. Sir, actually, it will. I am not very sure, but it will be probably Abel Prize because the Field Medal is given 4 years after every 4 years, whereas Nobel Prize are awarded every year, and similarly, Abel Prize is also awarded every year. So I think, sir, Abel Prize is probably called. Otherwise, there is dispute that both are called Nobel Prize of mathematics. Right. Can you name any two Indian mathematicians other than Ramanujan? Yes, sir. So then would be Bhaskaracharya, would be one mathematician, and sir, other modern mathematician is Akshay Venkatesh, Okay. Indian origin mathematician. Yes. All right. And who is known as the father of Indian mathematics? Yes, sir. So exactly, I'm not very much sure, but it is probably Ramanujan. Sorry, can you repeat? Yes, sir. Sir, exactly, I'm not sure of who is called father of Indian mathematics, but probably it is S. Ramanujan. Okay. Okay. And who is known as the father of mathematics overall? Yes, sir. Sir, I'm exactly not sure. All right. All right. Okay. My last question to you, Akshay. You come from Bhiwani. So you must be aware about the concept of National Capital Region, right? NCR. Yes, Can you sir. tell me something about it, some facts about NCR? Yes, sir. Sir, National Capital Region is a region surrounding the National Capital Territory of Delhi, in which there are to improve the connectivity and the development. Various grants and projects are approved by the NCR Planning Board, in which the benefit of such awards, such grants is given to the such district. Exactly, sir, more than exactly, I'm not sure about how many districts, but around 14 districts are included of Haryana, and it also included region of Uttar Pradesh also. Right. So this is, yes, sir. This is some facts, sir. Actually, it is used for more development of region surrounding Delhi, so that the pressure on the national capital territory of Delhi can be reduced. Right, right. Okay, in the end, Akshay, just tell me your one strength and one weakness. Yes, sir. So my one strength would be my perseverant nature, sir. And my one weakness would be, sir, my communication skills can be further improved, sir. I think. Okay, you think your communication skills need improvement? Yes, sir. Exactly, because for 4, 5 or 6 years I was preparing, so my public interaction was a little bit low. But since I have joined as a officer from January, I have felt that my communication skills can be further improved to better communicate with people. And yes, sir, that's why it is. All right, Akshay, I think so. Yeah. All right, Thank you. Akshay. You just stay online. We'll catch up with you or we'll talk to you in a few minutes. We'll have to discuss about your feedback. तो फिर just stay online and we'll get back to you in a few minutes. हाँ जी अक्षय, कैसा गया इंटरव्यू आपका? क्या लगता है आपको? How did you perform? ठीक था सर, मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा से कुछ इश्यूज पे, जैसे आपकी राय जानना चाहूंगा, जैसे कनाडा वाले इश्यू पे कैसा रहा था, हाँ, तो मेरे को लगता है नॉर्मली तो ठीक था सर। नॉर्मली ठीक था। देखो छोटी छोटी चीजें ही हैं। इंटरव्यू कब है आपका?
ट्यूजडे को है सर। ट्यूसडे को है ना? तो फिर तो एक ही दिन रह गया आपके पास। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वैसे आपके नॉलेज में कमी नहीं है, आपको चीजें पता हैं। जैसे सर ने आपको मैथमेटिक्स के बारे में पूछा या कोई भी चीज सर ने भी आपसे पूछी, तो चीजें आपको पता है, नॉलेज में बहुत ज्यादा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा वगैरह। बस कुछ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन में भी यूजेज ऑफ वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स में प्रॉब्लम है ना? और दो चार छोटी छोटी चीजें हैं, उन्हें अगर हम फिक्स कर लेंगे तो सेट हो जाएगा। ठीक है, विल बी क्वाइट रेडी फॉर द इंटरव्यू टू फेस द पैनल। ठीक है, जी। तो वो इश्यूज दोनों सर आपके साथ शेयर करेंगे पहले। Okay, सर sir. आप तो देखिए, सिंपल इसको प्रिसाइज रखते हैं और एक ही चीज पे फोकस लाना चाहूंगा जो सर कह रहे हैं। जहां तक कम्युनिकेशन की बात है, तो मुझे पर्सनली वो नहीं लगा कि आपकी फ्लुएंसी में कोई दिक्कत हो। आप चाहे हिंदी में बोल रहे हैं चाहे इंग्लिश में बोल रहे हैं, वो ठीक है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपकी फ्लुएंसी की आप सोच रहे हो कि मैं अटक के, वो नहीं है। जो मुझे लगा, या सर ने जैसे कहा है कि कुछ चॉइस ऑफ वर्ड्स, वो कई बार वर्ड एक तो स्ट्रांग हो जाते हैं, दूसरा एक्सट्रीम हो जाते हैं, थोड़ा जो शायद आप कहना भी नहीं चाह रहे वो एक्सप्लेन कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम रोजगार के ऊपर बात कर रहे थे, तो आपने टर्म यूज किया कि बाहरी लोग। तो वो बाहरी जी। लोग टर्म ही एक ऐसा यूज कर दिया जो थोड़ा सा एकदम से कान खड़े करता है। आप समझ रहे हैं चीजें? तो उस तरह के वर्ड आप ना यूज करें, ऐसे कि सर मैं इसकी भी प्रॉब्लम के लिए हरियाणा के लोगों के एटीट्यूड को रिस्पॉन्सिबल मानता हूं। अगर हमें खुद अपनी सोसाइटी में बताना भी है कि थोड़ा ये प्रॉब्लम, तो हम ये फ्रेज नहीं यूज करेंगे कि मैं हरियाणा के लोगों के एटीट्यूड को रिस्पॉन्सिबल मानता हूं। एक तो ये जर्नलिस्टिक कमेंट हो जाता है कि आप पूरी ही कम्युनिटी को कह रहे हैं, है ना? और फिर ऊपर से जी, सर। एटीट्यूड की बात, तो ये शायद आप ये कहना ना चाहते हो, लेकिन आपके शब्दों ने ये प्रतीत करा दिया। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स को लेके थोड़ा सेंसिटिव रहिएगा। जी सर। ओके सर, तो बाकी आप मैं हाँ जी, मैं आपको भी बस 2 पॉइंट्स बोलूंगा। मैथ्स पे आपका वो क्वेश्चन आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के कोई 2 पार्ट्स बताइए। दैट आई थिंक वाज द बेस्ट आंसर जो मुझे लगा आपका सब में से। एक मैंने आपको बहुत सिंपल सी बातें पूछी, जैसे फादर ऑफ मैथ्स या फादर ऑफ मैथ्स इन इंडिया। ये थोड़ा सा आप बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं कि कोई भी ले मैन आपसे अगर पूछे, जैसे मुझे मैथ्स की कोई खास नॉलेज नहीं है तो मैंने आपसे ये पूछे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे कुछ बहुत डीप पूछा जाएगा। जैसे फादर ऑफ मैथ्स माना जाता है आर्किमिडीज को, है ना? एंड इंडिया में फादर ऑफ मैथ्स माना जाता है आर्यभट्ट को। सो बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा और थोड़ा सा 2-4 चीज़ें आप देख लेना मैथ्स पे। और दूसरा मुझे आपका लगा जो आपको सर ने पूछा निज्जर किलिंग के ऊपर, इंडिया कनाडा रिलेशंस पे, तो आपने बोला कि वो आपको जस्टिफाइड लगा कि ठीक है ये ऐसे कर दिया। तो ये थोड़ा सा सिविल सर्विस पर्सपेक्टिव से ना थोड़ा गलत जा सकता है आंसर। कहीं भी आपको एथिकल कॉन्ट्रडिक्शन होती है तो ऑलवेज टेक द साइड ऑफ द लॉ, वो सेफ आंसर होता है। नहीं तो इस पे आपको बहुत घेरा जा सकता था, तो सर ने किया नहीं उसको काउंटर क्वेश्चन। अदरवाइज इंडिया इज लाइक ना कि रूल्स बेस्ड सोसाइटी है, तो हमारा कुछ भी कोट कर देंगे, वो फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल आर्टिकल 51 कोट कर देंगे कि हम तो इंटरनेशनल लॉ को मानने वाली एक वो है कंट्री है, तो वियना कन्वेंशन वायलेट हो रही है, तेहरान होस्टेज, बड़ा कुछ आ जाएगा उसमें। और आप प्रैक्टिकली भी उसे जस्टिफाई कर सकते हो। अगर आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अगर आपसे कोई काउंटर क्वेश्चन करता है कि ऐसे टेररिस्ट पनपते जाएंगे, तो आप इसको भी रियलिस्टिकली भी आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो कि सर मारने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, मतलब, है ना? तो बहुत सारे एंगल जी, है, जैसे सर ने बताया, वो वाला आंसर ना जस्टिफाइबल है, बहुत सारी चीजों पे आप जस्टिफाई कर सकते हो। सॉरी। हाँ जी बिल्कुल, बस मैंने यही आपको बोलना था कि वो एक थोड़ा सा आपका स्ट्रॉन्ग लगा मुझे आंसर। या अगर आपको लेट अस से कि आपकी बहुत ही कन्विक्शन है और आपको बोलना ही है कि चलो जस्ट इन केस ऐसा हो गया हो, तो इट इज़ फाइन कंसिडरिंग कि बाकी सारे ऑप्शंस हमने कर लिए थे। तो या तो आप कोई और प्रेसिडेंस बता दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कि लाइक आउट इन दी ओपन है। जैसे आप बोल दो कि सर जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की नौबत आ गई थी, या जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक की नौबत आ गई थी, समथिंग लाइक दैट, कि मे बी इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन दिस देन मे बी इट रीच दैट स्टेज दैट देयर वाज नो कमिंग बैक। तो वहाँ थोड़ा सा स्टेट को आपने आगे कर दिया कि भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टेट ने पहले ऐसा कर दिया है टाइप, तो वो थोड़ा सा फिर भी ठीक लगेगा मे बी, अगर आपको आंसर करना हो तो, बट शुड नॉट बी द फर्स्ट चॉइस आई थिंक। यही मुझे लगा, बाकी आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, सारा कुछ प्रोफाइल वगैरह आपका बहुत अच्छा है। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आपके कुछ क्वेश्चंस हो अक्षय? नहीं सर, यही है, जैसे मैंने जो मैं स्टेटमेंट दे रहा था उसको जैसे आप सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो इंटरप्रेट कर रहा है, जो ऐसा मान ले, जैसे वो मतलब ज्यादा एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन था, मैं ऐसे कहना नहीं चाहता था। हाँ। उस टाइम पे मैं उसको
मैं तो अपनी तरफ से थोड़ा मीडिएट कम करने को कह रहा था, इसको रिफ्रेज कर रहा था। रिफ्रेज करना चाहिए या उसको वहीं पे छोड़ दे कि अगर सामने वाला का इंटरप्रिटेशन हो जैसा इंटरप्रेट करे मेरे आंसर को। नहीं ठीक है, बट फिर भी थोड़ा चॉइस ऑफ वर्ड्स अगर हम बात करें ना, जैसे वो तो चलो अलग आर्ग्यूमेंट हो गया, पर आपको बस जिस चीज पे काम करना है, हो सकता है कि आप अंदर से कुछ और मीन करना चाह रहे हो, और मतलब आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स ऐसे हैं जिसकी वजह से सामने वाला इंटरव्यूअर जो है वो कुछ और इंटरप्रेट कर लेता है, एक्सट्रीम पोजीशन इंटरप्रेट कर लेता है। तो उसी चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपने एक्सट्रीम टर्मिनोलॉजी नहीं यूज करनी है ना। जैसे ये वाली टर्मिनोलॉजीज हम खुद एनालाइज करें ना, तो हमें पता होता है कि जनरल स्टेटमेंट अगर हमने दे दी कि हरियाणा वालों का एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, या जैसे कि बाहरी लोग हो गए, है ना, कि बाहर के लोग आते हैं और जॉब्स ले जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा ना वैसे जैसे जनरली ये राइट विंग जीनोफोबिक जितनी भी कंट्रीज हैं वहां उनका आर्ग्यूमेंट होता है ये। हमने तो थोड़ी सेंट्रिस्ट पोजीशन रखनी है ना, तो हम ये वाली टर्मिनोलॉजी नहीं यूज करेंगे बस। वैसे आपका ऐसा हो सकता है कि आप माइल्ड आर्ग्यूमेंट देना चाहते हो और सामने वाले ने एक्सट्रीम इंटरप्रेट कर ली, पर वो सामने वाले की सिर्फ गलती नहीं होगी, कुछ आपके चॉइस ऑफ वर्ड ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से उसने ऐसा कर लिया। तो बस ये एक्सट्रीम चॉइस ऑफ वर्ड्स आप ना अप्लाई करो बस, ठीक है। जैसे सर ने एग्जाम्पल से ही आपको बता दिया, वो 2 एग्जाम्पल्स थे। मैंने खुद कहा कि शायद आपको कहना नहीं चाहते थे, अगर आप गौर करें जब मैं आपको एक्सप्लेन किया, मैंने कहा शायद आपको कहना नहीं चाहते हैं, तो चॉइस ऑफ वर्ड्स आप कन्वे कुछ और कर रहे हैं, दिस द थिंग। वो शब्दों की मर्यादा अगर आप उसको रख लेंगे तो वो अपने आप से ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मोस्टली एक्सट्रीम वर्ड्स अपनी लैंग्वेज में आ जाते हैं, इंग्लिश में बोल रहे होते हो आप तो शायद ना आता, पर ये अपनी लैंग्वेज में आ जाता है। पर ध्यान रखना, बस इस चीज का ध्यान रखना, बाकी इट्स मतलब बिल्कुल फेयर था। अच्छा लगा। हाँ जी, बहुत अच्छा था आपका, बहुत स्ट्रांग चांस है। बस अब आप इंटरव्यू देके बस हमें खबर सुनाओ कि सर हो गया, ठीक है। जी सर, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट अक्षय। थैंक यू सर। ओके।